नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हम और आप सबको ये सोचना चाहिए कि कानून का क्या मतलब है। बिना कानून के क्या हम और आप जिंदा रह सकते हैं? कानून नहीं है और अपराधी को सजा नहीं है तो क्या इंसान जंगल के उस राज का मारा नहीं होगा जिसमें ताकतवर बर्बर का मनमाना राज होता है? जिनके हाथ में बंदूक होगी, जो हत्या करेंगे उनकी तब तूती बोलेगी। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बेकसूर की हत्या हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हत्यारे को सजा नहीं मिले। हाँ, याकूब मेमन की फांसी का जिन्होंने विरोध किया है वे भारत में जंगल राज चाहते हैं। इस बात के दो पहलू हैं। एक तो इन्होंने देश में मौजूद कानून पर अमल नहीं होने देना चाहा। अदालत ने हत्यारा मान कानून अनुसार फांसी दी तो उस पर अमल नहीं चाहा। इन्होंने भारत राष्ट्र राज्य, उसके कानून, संविधान का न केवल विरोध किया बल्कि उसे हत्यारा करार दिया। यही नहीं, मुस्लिम मानस को भड़काया। दूसरा पहलू फांसी की सजा को खत्म कराने का है। ऐसी बात करना, बहस करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत के हम लोगों को इसके पीछे दया रहम की सोच के खतरे को समझना होगा। सोचें, जिसने हत्या की है उसके लिए दया मांगी जा रही है। यह क्या हत्यारों को प्रोत्साहन देने वाला न्याय नहीं होगा? अपना मानना है कि भारत जैसे बड़े और कई तरह के दुश्मनों से घिरे देश में फांसी की सजा अनिवार्यता है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मामला भले अभी ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन उनकी टीम बनाई जा रही है। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद किसी भी समय राहुल की तरक्की हो सकती है और उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसलिए टीम बनाने का काम पहले ही शुरू हो गया है। राहुल गांधी संगठन को लेकर पहले कई प्रयोग कर चुके हैं। इस बार भी वे नया प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि केंद्रीय टीम में शामिल होने के लिए प्रदेशों से नाम मंगाए जाएंगे। हर प्रदेश से 5 लोगों के नाम मंगाए जाएंगे और उन्हीं में नेताओं को चुनकर राहुल की टीम में रखा जाएगा। 5 नाम भेजने के लिए हर प्रदेश में 2 लोग अधिकृत किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा एक वरिष्ठ नेता को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों के दस्तखत से 5 नेताओं के नाम भेजे जाएंगे। असल में राहुल गांधी इस परंपरा को बदलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में ऊपर से थोपे गए लोग ही संगठन चलाते हैं। इसलिए उन्होंने एक तरह से अपने को इससे अलग किया है। केंद्र से किसी का नाम नहीं सुझाया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व जिन लोगों की सिफारिश करेगा उनमें से चुनकर लोगों को राष्ट्रीय टीम में जगह दी जाएगी। कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि इससे प्रदेश और राष्ट्रीय टीम के बीच तालमेल भी बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी बदल रही है। उसके नेता भाजपा के एजेंडे पर राजनीति करने लगे हैं। कुछ समय पहले भाजपा जिन मुद्दों को उठाती थी, अब कांग्रेस उन्हें उठा रही है। अपनी मुस्लिम परस्त छवि से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस ने हिंदूवादी मुद्दे उठाना शुरू किया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता AK एंटनी की चिंता के बाद कांग्रेस में ये बदलाव शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े शहजाद पूनावाला ने गाय बचाने का आंदोलन शुरू किया है। वे गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं। उन्होंने संवाद नाम से एक संस्था बनाई है जो गौहत्या रोकने और गौवंश को बचाने का आंदोलन कर रही है। इससे पहले आमतौर पर कांग्रेस ऐसे काम नहीं करती थी। इसी तरह पाकिस्तानी वैज्ञानिक AQ खान ने जब पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत APJ अब्दुल कलाम पर अपमानजनक टिप्पणी की तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह बरार के नेतृत्व में कांग्रेस ने पाक उच्चायोग के सामने बेहद उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बदले हुए हैं। वे केदारनाथ गए थे। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि इस महीने या अगले महीने राहुल वाराणसी से पद यात्रा कर सकते हैं और उससे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। एक तरफ भाजपा उनकी हिंदू आतंकवाद वाली पुरानी टिप्पणी निकालकर उनको निशाना बना रही है, तो दूसरी ओर राहुल ने पिछले दिनों संसद के सेंट्रल हॉल में अपने पार्टी के एक नेता को चुप कराते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है।
मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी के बाद से मौत की सजा का विरोध करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता परेशान हैं। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने फांसी के विरोध में बयान दिए। पहले भाजपा ने कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रुख अख्तियार किया, लेकिन जल्दी ही भाजपा ने इस मुद्दे को छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस ने उसके नेताओं के बयान उछालने शुरू कर दिए। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अंग्रेजी की एक पत्रिका में लेख लिखकर फांसी की सजा का विरोध किया है। कांग्रेस के शशि थरूर ने भी सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध किया था, हालांकि बाद में वे पीछे हट गए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि फांसी की सजा पर सवाल उठाने का समय संभवतः गलत था। भाजपा के एक दूसरे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तो याकूब की फांसी की सजा बदलने के लिए राष्ट्रपति को भेजी गई अपील पर दस्तखत किए थे। तभी भाजपा ने दिग्विजय सिंह के दिए बयान को तूल नहीं दिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा था कि याकूब की फांसी देना गिद्ध मानसिकता वाला काम है, लेकिन चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी याकूब की फांसी के खिलाफ थे, इसलिए भाजपा बैकफुट पर आई और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि उन्होंने पार्टी को शर्मिंदा किया है। केंद्र सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी फांसी का विरोध करके अपनी पार्टी को असहज स्थिति में डाला था। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बेहद सख्त रुख दिखाते हुए कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। स्पीकर ने सदन में अव्यवस्था फैलाने के आरोप में कांग्रेस सांसदों को निलंबित किया। इससे पहले स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों के हंगामे के बीच प्रश्नकाल का संचालन किया। बाद में कांग्रेस सांसदों का हंगामा तेज होने के बाद उन्होंने निलंबन का फैसला किया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने स्पीकर से इन सांसदों के प्रति नरमी दिखाने की अपील की, लेकिन स्पीकर ने उसे खारिज कर दिया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस ने स्पीकर के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में चर्चा कराने और चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने 2 टूक अंदाज में कहा है कि जब तक गलत काम करने वाले मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक संसद में कोई अर्थपूर्ण कार्यवाही नहीं हो सकती है। उन्होंने इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा दोनों को निशाना बनाया। सोनिया गांधी ने मोदी पर तंज करते हुए कहा कि उनकी चुप्पी खटकने वाली है। सोनिया ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मन की बात की चैंपियन ने मौन व्रत धारण कर लिया है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में आज सोनिया गांधी ने भाजपा को निशाना बनाते हुए कहा कि भाजपा संसद ठप करने का सैद्धांतिक रूप से समर्थन करती रही है। उसने 20 साल में कम से कम 5 बार संसद को पूरी तरह से ठप किया है और आज उससे उपदेश सुनना पड़ रहा है। सोनिया ने कहा कि संसद ठप करने वाले अचानक चर्चा कराने के समर्थक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं होगा तो कोई कामकाज भी नहीं होगा। सोनिया ने कहा कि इन तीनों नेताओं का इस्तीफा लेने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने के लिए ब्रिटेन के अधिकारियों से कोई अनुरोध नहीं किया था। सुषमा ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और तथ्यहीन हैं। हालांकि ललित मोदी को अस्थायी यात्रा दस्तावेज देने के लिए ब्रिटिश सांसद कीथ वाद से पैरवी करने की खबर आने के बाद सुषमा स्वराज ने कहा था कि उन्होंने मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की थी, क्योंकि उनको अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए पुर्तगाल जाना था। लेकिन आज राज्यसभा में सुषमा ने कहा कि उन्होंने ललित मोदी की मदद नहीं की थी। राज्यसभा में सरकार इस पर चर्चा कराना चाहती थी। सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा कि सुषमा के बयान से चर्चा की शुरुआत होगी और तभी प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप कर सकेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मांग को खारिज करते हुए जवाबदेही तय करने की बात कही और हंगामा शुरू कर दिया। इसकी वजह से सुषमा अपना बयान पूरा नहीं दे पाई। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विचार कर रही साझा संसदीय समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली इस समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 दिन का समय और दिया गया है। इस समिति को मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन इसकी समय सीमा 2 बार बढ़ी और इसे 3 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन की वजह से समिति 2 दिन कामकाज नहीं कर सकी। अब इसका कार्यकाल 4 दिन और बढ़ाया गया है। समिति को अब 7 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंप देनी है। अभी समिति को 1 दर्जन संशोधन पर बिंदुवार विचार करना है और कांग्रेस चाहती है कि हर संशोधन पर मतदान हो। अब इस बिल के संसद के चालू सत्र में पास होने की संभावना बहुत कम रह गई है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। जो हत्या करता है वह क्रूर और बर्बर और ताकतवर होता है। उसकी पीठ ठोकना और निर्बल को न्याय नहीं मिलने देना, उसके प्रति निर्मम बने रहना, भला कौन सी लोकतांत्रिक भावना है? हत्यारों को हीरा और हीरो बनाना जंगलीपने असभ्यता का ठोस प्रमाण है।
इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारत में तमाम सैद्धांतिक और वैचारिक बहसें मौसमी होती हैं। उनके पीछे कोई ठोस आधार, वैचारिक सोच या बदलाव की वास्तविक मंशा नहीं होती है। मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों और 257 लोगों की हत्या में दोषी ठहराए गए याकूब मेमन की फांसी इसकी मिसाल है। भारत के वे तमाम बुद्धिजीवी, सिविल सोसाइटी के लोग, नेता, पूर्व जज, पत्रकार आदि अब फिर अपनी खोल में चले गए हैं। अब वे इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं। उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। याकूब मेमन की फांसी रुकवाने, उसके प्रति सहानुभूति दिखाने और इस बहाने अपना चेहरा चमकाने की उनकी मुहिम पूरी हो गई है। अगर उनको सचमुच मानवाधिकारों की इतनी चिंता है तो अब भी उनको फांसी की सजा खत्म कराने की मुहिम चलानी चाहिए। लेकिन मेमन की फांसी के मामले में 4 दिन की सुर्खियां बटोरकर सब अपने काम में लग गए। वास्तव में इससे ज्यादा त्रासद कुछ नहीं हो सकता। भारत में मौत की सजा का कानून है। इस कानून के तहत ही लंबी प्रक्रिया से गुजरकर याकूब मेमन को फांसी की सजा हुई थी। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसे अपने बचाव का 21 साल तक का मौका दिया गया था। देश के बेहतरीन वकीलों ने उसका बचाव किया। इसके बावजूद सर्वोच्च अदालत से उसको फांसी हुई और राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट से उसकी पुनरीक्षण और सुधारात्मक याचिका भी खारिज हुई। सर्वोच्च अदालत ने फांसी के चंद घंटे पहले तक उसके वकीलों की याचिका पर सुनवाई की। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के बावजूद ये कहना कि मेमन को फांसी इसलिए दी गई ताकि देश की सामूहिक चेतना को संतुष्ट किया जा सके, भारत की न्याय प्रक्रिया का सबसे बड़ा अपमान है। मेमन से पहले ऐसा ही विवाद संसद पर हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु को लेकर भी हुआ था। उस समय भी कहा गया था कि देश की सामूहिक चेतना को संतुष्ट करने के लिए उसे फांसी दी गई। इन दोनों मामलों से कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल कानून के राज का है। यह किसी एक समूह की जीत और दूसरे की हार का मामला नहीं है। मेमन की फांसी के साथ एक लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है। मेमन ने मुंबई में 257 लोगों की हत्या की साजिश रची थी, जिस अपराध के लिए उसे भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत फांसी की सजा दी गई। इसे धर्म या सियासत या मानवाधिकार का नाम देकर कानून के राज को चुनौती नहीं दी जा सकती। उसने सैकड़ों लोगों की हत्या की साजिश रची थी। इसके बावजूद उसके मानवाधिकारों की चिंता की जाए, इससे ज्यादा अश्लील बात भला क्या हो सकती है। फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं, ये अलग बहस का विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याकूब को फांसी नहीं दी जाए, यह एक किस्म की बेहूदगी है। देश के थोड़े से लोगों ने अपनी सियासत या अपना चेहरा या मानवाधिकार का कारोबार चमकाने के लिए यह बेहूदगी की। लंबे समय में इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने देश के मुस्लिम मानस में यह बात बैठाने की कोशिश की है कि भारतीय न्याय प्रणाली से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हो सकता है भारत की न्याय प्रणाली में कुछ खामियां हो, लेकिन वह किसी जाति, समुदाय या वर्ग का विरोधी है, ये स्थापित करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद फांसी की सजा के औचित्य पर चर्चा करेंगे। हत्यारा या मौत का मैसेंजर कोई भी हो, उस पर रहम का मतलब कहर है। हत्यारे के मामले में न्याय फांसी की सजा ही है। लोकोक्ति है कि सांप फुफकारे तो चलेगा, लेकिन काटे तो उसे कुचलना होगा, मारना होगा। तभी हम और आप बचेंगे, समाज सभ्य रहेगा। लोकतंत्र बचेगा नहीं तो सामंती न्याय और जंगल राज बनेगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ रिटायर्ड चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद है। भगवती जी, भारत में अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि फांसी की सजा खत्म होनी चाहिए। फांसी की सजा सभ्य और लोकतांत्रिक देशों के मिजाज के अनुकूल नहीं है। ये पहले तो सभ्यता की परिभाषा जो है उन तथाकथित बुद्धिजीवियों की है जो बहुत छोटी माइनॉरिटी के लोग हैं जी। पूरे देश में ऐसी मान्यता नहीं है जी। बहुत वाचाल और बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग जो अपनी पहचान हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों की ये मांग है जी। देखिए, ये सजाएं और ऐसी मान्यताएं ओवरनाइट नहीं पैदा होती हैं। ये समय के साथ समाज की आवश्यकता को देखते हुए मौत की सजा आती है। नहीं तो इसी में क्या समाज की आवश्यकता फांसी की सजा है? क्यों नहीं है? आप देखिए, रोज आईएएस के जो भी सिपाही हैं वो बर्बरता से
कभी पत्रकारों को, कभी सामान्य जनता को मार रहे हैं, उनको आप कैसे डील करेंगे जी? अब अगर उनको पकड़ के नहीं मारेंगे, चाहे सैनिक नहीं, ये एक दुनिया का संकट है, लेकिन उस दुनिया के संकट में दूसरी तरफ कहा जाता है कि कोई 250 देशों ने फांसी की सजा खत्म कर दी है। वो 250 देशों की जनसंख्या किसी एक बड़े देश की जनसंख्या के बराबर भी है नहीं है, न तो चीन के बराबर है, न भारत के बराबर है, जबकि चीन और भारत दोनों में मौत की सजा कायम है। जी नहीं, लेकिन और पश्चिमी देशों को आप एक सबूत मानते हैं इस बात का कि वो सभ्य हैं? वैसे अमेरिका के अंदर है, पर अमेरिका में कई राज्यों ने उस पर पाबंदी लगाई है। देखिए, ये अमेरिका में हर राज्य का अपना एक कानून, अलग वो होता है, कानून है। लेकिन ये जो भी एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा अपने साधुओं से रिलेटेड है। एक सांप ने साधु महात्मा के सामने प्रार्थना की कि मैं क्या करूं, तो साधु महात्मा ने सांप से कहा कि देखो तुम काटना बंद कर दो। सांप ने काटना बंद कर दिया, तो बच्चों ने उससे खेलना शुरू कर दिया, कोई लाठी से खेलता, कोई पत्थर से। तो साधु के पास फिर गया सांप, तो साधु ने सांप को सलाह दी कि मैंने तुमको ये मना किया था कि काटो मत, फुंकारने से थोड़ी मना किया था। तो ये फुंकार, ये भय कि ये सजा मिल सकती है, ये हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि दंड राज्य का सबसे बड़ा डेटरेंट होता है। नहीं, लेकिन उसमें फिर ये कि ये जो दंड है, जो हत्या है, मतलब ये अभी इस वाली ताजा विवाद के अंदर इससे कुछ लोगों ने पूरे राष्ट्र को, राष्ट्र राज्य को हत्यारा एक तरह से बता दिया। देखिए, तो ये कि राष्ट्र राज्य को इस तरह से निरूपित हो, तो ये अपने आप में एक बहस का मुद्दा तो बनता है। देखिए, कितने बड़े सियासतदान और कितने पैसे वाले लोग इस व्यक्ति के पीछे थे। दाऊद जो एक बहुत बड़ा सरमाएदार है, इसके पीछे था। तो सरमाए का उपयोग होके अगर इस तरह की बातें निकले तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो ऐसे सरमाए, मतलब, लेकिन ये नहीं लगता है कि अपनी न्यायिक व्यवस्था, या ये कि क्योंकि फांसी का निचली अदालतों में जितनी फांसी मिलती है, सुप्रीम कोर्ट आते आते 2-3 पे रह जाती है, तो कुल मिला के ये विवेक का और ये जो न्यायिक प्रक्रिया, इसकी खामी का भी तो एक, देखिए, ये खामी नहीं है। कुछ जगह भावनाओं का प्रश्न होता है, फांसी दे दी जाती है। कुछ जगह आवश्यकता होती है तो फांसी दे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट आते आते नहीं, तो इसीलिए कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई उसके पीछे एक सुविचारित, सुनिश्चित कोई वो कसौटियां नहीं है, तो फिर क्या आखिर ये इसकी बहस का एक वो तो बनता है कि भाई ये गड़बड़ जाला पूरा। देखिए, कानून गणित नहीं है जी, उसमें 2 और 2 4 नहीं होते। बहुत सारी बातें देख के न्यायाधीश न्यायालय में ये तय करता है कि इस मामले में मौत की सजा दी जाए या न दी जाए। कानून समाज के साथ चलता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नहीं, तो आज के संदर्भ में समाज की आवश्यकता को फांसी की सजा किस तरह पूरा करती है? देखिए, जब विदेशों में बैठे लोग और उनके इशारे पे पूरे एक शहर का सत्यानाश करने की जो योजना एक आदमी बनाता है, तो क्या आप नहीं समझते कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि पूरे एक शहर को, जो इस देश की शान है, उसको बर्बाद करने के लिए एक व्यक्ति दुनिया भर के बम प्लांट करवा देता है क्योंकि उसके पास पैसे का जोर है। तो ऐसे व्यक्ति को तो, मतलब, इन स्थितियों के लिए ये सजा जरूरी है। हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां और ऐसी ही और अन्य स्थितियों में इस भय को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसमें फिर एक, आपके अनुसार इसमें एक तर्क ये भी कि फांसी की सजा की मांग कुल मिलाकर भीड़ की एक जो लिंच, जो कि भीड़ की मांग है, ये एक तरह से लिंच मानसिकता या गिद्ध मानसिकता का भी जुमला अभी आया, ये है, इस पर क्या कहना होगा? देखिए, जब ये निर्भया का मामला हुआ था तो बहुत बड़ी भीड़, जिसमें ये बहुत सारे बुद्धिजीवी जो आज खिलाफत कर रहे हैं, वो सब कह रहे थे कि फांसी दो। तो उस समय उनको ये याद नहीं आया। नहीं, तो वही, लेकिन उससे ये कि ये भीड़ से की मानसिकता से निकली हुई मांग होती है, सजा होती है। नहीं, उसमें वो बुद्धिजीवी भी शामिल थे। बिल्कुल ठीक है। वो क्यों भीड़ के साथ हुए? वो भीड़ के साथ इसलिए हुए कि उनको
पहचान वहां मिल रही थी, यहाँ पहचान के साथ कुछ और भी मिल रहा था, ऐसा लगता है मुझे। मतलब कुल मिलाकर ये हमारे कथित बुद्धिजीवियों का एक, इसको क्या कहेंगे आप? इसको ये कहेंगे एक षड्यंत्र है इस बात का कि वो हमारे राज्य को, भारत के सोच को वो भ्रमित करें और भ्रष्ट करें। जी भगवती जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।